नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन की। आखिर क्या है इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद? ये हमास क्या है, ये जेरूसलम क्या है, ये वेस्ट बैंक का हिस्सा क्या है और ये गाजा पट्टी क्या है। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है और ये पहले से ही लड़ते आ रहे हैं। ये क्या विवाद है, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो दोस्तों, अभी बीती शनिवार की रात इजराइल के ऊपर हमास ने एक के बाद एक लगभग 5000 रॉकेट दागे हैं, जिससे इजराइल के 350 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 1000 के समथिंग गंभीर रूप से घायल हैं। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है और हमारे भारत ने इजराइल का समर्थन किया है। अगर हमारे भारत ने इजराइल का समर्थन किया है तो क्यों किया है, इसके पीछे क्या राज है, और यदि भारत ने इजराइल का समर्थन कर दिया है तो इसके प्रभाव भारत की राजनीति एवं भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इजराइल और फिलिस्तीन को ज्योग्राफी जानते हैं कि क्या है इनका ज्योग्राफी, इनकी बनावट क्या है। ये इजराइल और ये फिलिस्तीन कहाँ पर स्थित हैं, इनकी ज्योग्राफी पहले जानकारी कर लेते हैं। उसके बाद में ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई, क्यों हुई, क्या कारण है, क्या वजह है और ये क्यों लड़ते रहते हैं, इस सारी कहानी को हम इस वीडियो में जानेंगे। ये वर्ल्ड का मानचित्र है, इससे हम इजराइल और फिलिस्तीन को ज्योग्राफी समझते हैं। ये हमारा इंडिया है और इससे सटा ये बिल्कुल बगल में पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बिल्कुल ऊपर ये अफ़गानिस्तान है और इधर पाकिस्तान के साइड में ये ईरान है और ईरान के बराबर में ये इराक है और ये नीचे जॉर्डन है और जॉर्डन के ऊपर सीरिया है, सीरिया के ऊपर ये टर्की है और ये नीचे इजिप्ट है, जिसको हम मिस्र के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं मिस्र के बिल्कुल बराबर में ये पूरा जो हिस्सा है ये फिलिस्तीन का हिस्सा है। ये पूरा हिस्सा कभी फिलिस्तीन हुआ करता था, आज ये वर्तमान समय में इजराइल है। जानेंगे ये कब फिलिस्तीन हुआ करता था और ये इजराइल कैसे बना। और इस इजराइल के बीच में ये जो आप छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, ये जो जमीनी हिस्सा है, इसी को ही हम जो है वेस्ट बैंक कहते हैं। और इस वेस्ट बैंक के केंद्र में एक यरूशलेम स्थित है, ये एक टाइप का धार्मिक स्थल है, इसी को लेकर के विवाद है। अभी हम जानेंगे, आगे पढ़ेंगे क्या ये जेरूशलेम को लेकर के क्या विवाद है। अब जानते हैं ये गाजा पट्टी क्या है। तो मिस्र के ठीक ऊपर ये जो पतली सी आप पट्टी देख रहे हैं, इसी का नाम गाजा पट्टी है, क्योंकि इसमें गाजा शहर स्थित है, जहां पर इस्लामिक समाजवादी राज्य सत्ताधारी पार्टी हमास की सरकार है। हम बार बार नाम ले रहे हैं हमास, आखिर ये हमास क्या है? तो यहाँ की एक सत्ताधारी पार्टी का नाम है हमास और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है इस्माइल हनीयाह और राष्ट्रपति का नाम है महमूद अब्बास। दोस्तों, इसका कुल क्षेत्रफल 360 किलोमीटर स्क्वायर है और जुलाई 2007 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ की जनसंख्या 14,81,080 है और ये भूमध्य सागर के बिल्कुल ठीक बराबर से है। और गाजा पट्टी इजराइल के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। एक 10 किलोमीटर चौड़ा और कोई 45 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। इसके 3 ओर इजराइल का नियंत्रण है और दक्षिण में मिस्र है। हालांकि जमीन के सिर्फ 2 तरफ इजराइल है, पर पश्चिम की दिशा में भूमध्य सागर में इसकी जलीय सीमा इजराइल द्वारा नियंत्रण होती है। इसी को कहते हैं दोस्तों गाजा पट्टी। बिल्कुल ठीक इजराइल के नीचे कोने में ये आपको गाजा पट्टी दिखाई दे रही है। यहाँ एक सत्ताधारी पार्टी है जिसका नाम है हमास, उसी को ही यूरोप के देशों ने आतंकवादी संगठन के नाम से डिक्लेयर कर दिया है। ये बात उस समय की है जब पूरे यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका पर इस्लामिया सल्तनत ओटोमन साम्राज्य का राज था। सन 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था और ये युद्ध लगभग 1917 तक चला था।
सन 1922 में यूरोप के देशों ने ऑटोमन साम्राज्य का पूरे तरीके से खात्मा कर दिया था। उसमें यहूदियों का अपना कोई घर नहीं था। वह यूरोप के और अरब के कई देशों में शरणार्थियों के तौर पर रहा करते थे, परंतु लगभग सन 1881 से यहूदियों ने फिलिस्तीन में स्थित जेरूसलम की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था और अधिक मात्रा में फिलिस्तीन की ओर यहूदियों ने तब बढ़ना शुरू किया था जब वहां पर ऑटोमन साम्राज्य का पूरी तरीके से खात्मा हो चुका था। यहूदियों को अब खतरा कम लगने लगा था और देखते देखते फिलिस्तीन में यहूदियों की संख्या बहुत अधिक हो गई। पर एक वक्त था यहूदी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित समुदायों में से एक थे। हिटलर ने भी यहूदियों पर बहुत सारे जुल्म ढाए थे। 1920 और 1940 के बीच यूरोप में यहूदियों के साथ बड़े स्तर पर हिंसा हुई थी। जर्मन तानाशाह हिटलर ने करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी थी। इसमें से 15 लाख सिर्फ बच्चे थे। अपने ऊपर बढ़ते अत्याचार को देखते हुए यहूदियों ने फिलिस्तीन का रुख किया और ये फिलिस्तीन की ओर बढ़ने लगे। उस समय फिलिस्तीन में ब्रिटिश क्राउन का शासन था। फिलिस्तीन में यहूदी शरणार्थी के तौर पर आए थे, परंतु अपने ऊपर दुनिया भर में हुए अत्याचार से तंग आकर यहूदियों ने फिलिस्तीन में अपने लिए एक अलग देश की मांग की और उस समय ये मांग काफ़ी बढ़ गई थी। उस समय स्थानीय अरब लोगों ने यहूदियों का बहुत बड़ी मात्रा में विरोध किया। वह इस बात से खुश नहीं थे कि उनकी ज़मीन पर यहूदियों के लिए एक नया देश बनाया जाए। फिर अरब और यहूदियों का विवाद काफ़ी बढ़ गया। उसके बाद अरब और यहूदियों का विवाद अंग्रेज़ों के हाथों से निकलकर यूएनओ के पास पहुंच गया था। यूएनओ ने इस विवाद का दोनों के बीच एक हल निकाला था। वेलफोर डिक्लेरेशन के तहत इजराइल देश को बनाने की अनुमति दी गई और 14 मई सन 1948 को इजराइल विश्व के नक्शे पर अस्तित्व में आता है और यहाँ पर यह समझौता होता है कि 48% भूभाग फिलिस्तीन को दे दिया जाए और 44% भूभाग इजराइल को दे दिया जाए, परंतु 8% जो जेरूसलम का हिस्सा है वो यूएनओ ने अपने कंट्रोल में रख लिया था और इस प्रकार इजराइल पूर्णतः एक नए देश के रूप में अस्तित्व में आ जाता है और बीते कुछ वर्षों में इजराइल अपने आप को एक बहुत मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र बना लेता है। परंतु इस प्रकार फिलिस्तीन और अरब देशों को इजराइल का अस्तित्व में आना नागवार था। उनका कहना था कि जिन यहूदियों को हमने अपने यहाँ शरण दी, आज उन्होंने ही हमारी ज़मीन को पूर्णतः हमसे छीन लिया है। उसके बाद 6 अरब देश मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं और इस जंग को प्रथम इजराइल अरब युद्ध 1948 का नाम दिया गया है। ये जंग अपने आप में बहुत ऐतिहासिक थी क्योंकि 5 से ज़्यादा नए देश बनाए गए थे। अरब देश उन नए देशों को ख़त्म करना चाहते थे। उस वक्त यहूदी जो इजराइल में रहते थे उन्होंने देखा कि कुछ साल पहले दुनिया उनके साथ कैसा व्यवहार करती थी। यहूदियों के लिए ये युद्ध जीतना उनके अस्तित्व की लड़ाई बन गया था। यहूदियों ने ठान लिया था कि अगर आज हम अरब देशों से नहीं लड़ेंगे तो उनके लिए दुनिया में कोई भी जगह नहीं बचेगी और यही कारण था यहूदियों ने अरब देशों से प्रथम इजराइल अरब युद्ध 1948 को बहादुरी के साथ लड़ा था। और बहुत ही हैरानी की बात ये रही कि एक नए बने देश इजराइल ने 6 अरब देशों को धूल चटा दी थी और कुछ इस तरह 6 अरब देश पूर्णतः इजराइल से हार जाते हैं और ये युद्ध सन 1949 में समाप्त हो जाता है और यूएनओ पार्टीशन प्लान के तहत जो भूभाग फिलिस्तीन के हो गए थे अब उनमें से कई जगहों पर इजराइल ने अपना कब्जा कर लिया था। यानी कि इजराइल ने जो भूभाग फिलिस्तीन के पास थे उन पर भी अब कुछ जगहों पर कब्जा कर लिया था और ये गाजा पट्टी वाला हिस्सा इजिप्ट के पास चला गया था और वेस्ट बैंक वाला हिस्सा ये जॉर्डन के पास चला गया था।
इसके बाद स्थानीय फिलिस्तीन के पास अपनी कोई जगह नहीं बची थी। इस प्रकार 7 लाख फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और एक शरणार्थी बनकर अरब देशों में शरण लेनी पड़ी और इस पलायन को 1948 का फिलिस्तीनी पलायन कहा गया था। 1956 में दूसरा सिनाई नामक अरब इजराइल युद्ध हुआ, जिसमें इजराइल की तरफ से ब्रिटेन और फ्रांस ने भी युद्ध लड़ा। ये युद्ध मिस्र के खिलाफ लड़ा गया था। इस युद्ध के दौरान इजराइल ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह कब्जा कर फिलिस्तीन सरकार को निर्वासित कर दिया था। हालांकि बाद में इजराइल ने गाजा पट्टी पर अपना कब्जा छोड़ उसने फिलिस्तीन सरकार को फिर से स्थापित कर दिया था और एक बार फिर 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच जंग छिड़ जाती है और इस बार इजराइल अपनी पूरी शक्ति के साथ ये युद्ध लड़ता है, क्योंकि इस बार इजराइल बहुत मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरता है। उसकी शक्ति पहले से कई गुना अधिक बढ़ जाती है और ये युद्ध केवल 6 दिन तक ही चलता है और इस युद्ध को तीसरा इजराइल अरब युद्ध 1967 का नाम दिया गया है। इस बार इजराइल इजिप्ट के कब्जे वाले गाजा पट्टी के भूभाग के साथ साथ इजिप्ट प्रायद्वीप के कई बड़े भूभाग पर भी कब्जा कर लेता है। उसके बाद छोटी मोटी लड़ाई इजराइल और अरब देशों के बीच अक्सर होती रहती थी, परंतु 6 अक्टूबर 1973 को युद्ध फिर से शुरू हो जाता है। इस युद्ध का कारण ये होता है कि जब अरब गठबंधन ने संयुक्त रूप से यहूदियों के पवित्र दिन यौम किपुर पर इजराइल के खिलाफ एक आश्चर्यजनक हमला कर दिया था, जो उस वर्ष ये हमला रमजान के महीने के 10वें दिन के दौरान हुआ था। अरब के हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने युद्ध के दौरान अपने सहयोगियों क्रमशः इजराइल और अरब राज्यों को बड़े पैमाने पर आपूर्ति की बहाली का प्रयास शुरू कर दिया था, जैसे दवाई, कपड़ा इत्यादि जरूरी सामानों का। और ये युद्ध इस्लामिक रमजान के महीने में 26 अक्टूबर सन 1973 को समाप्त हो गया था और उसके बाद इजराइल ने 31 मई 1974 को सीरिया के साथ एक औपचारिक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किया और इससे पहले उस समय इजराइल और मिस्र के बीच एक विघटन समझौता 18 जनवरी 1974 को हुआ था। ये समझौता इस आधार पर हुआ था कि सिनाई पश्चिम में इजराइल की वापसी का प्रावधान किया गया था और मिस्र को नहर के पूर्वी तट पर अपनी सेना के आकार को कम करने को कहा गया था। उसके बाद दोनों सेना के बीच एक संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना की गई। इस समझौते को 4 दिसंबर 1975 को दोनों देशों ने अपने अपने हस्ताक्षर करके मान्यता प्रदान की। उसके बाद 26 मार्च 1979 को इजराइल और मिस्र ने एक और शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद दोनों देशों के बीच 30 वर्ष से चली आ रही युद्ध की स्थिति औपचारिक रूप से समाप्त हो गई। ये समझौता इस आधार पर हुआ था। 1978 में कैंप डेविड समझौते में सिनाई प्रायद्वीप इजराइल के पास चला गया था। अब इजराइल सिनाई प्रायद्वीप को मिस्र को वापस करेगा और इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप को मिस्र को वापस कर दिया और बदले में मिस्र ने इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को मान्यता प्रदान की और उसके बाद दोनों देशों ने समान राजनयिक संबंध स्थापित किए। और 1982 में लेबनान के साथ इजराइल का युद्ध फिर शुरू हो जाता है। 1982 में लेबनान युद्ध इजराइल ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO को समाप्त करने के उद्देश्य के साथ ही लेबनान पर धावा बोल दिया था और लेबनान की राजधानी बेरूत पर कब्जा कर लिया था। इजरायली सेना के बेरूत पर कब्जे के साथ ही
PLO को शहर खाली करना पड़ा। इसके बाद इजराइल ने लेबनान से पीछे हटने का फैसला किया और युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध को 1982 इजराइल और लेबनान युद्ध का नाम दिया गया था। उसके बाद इजराइल का फिलिस्तीन पर पूरा नियंत्रण हो चुका था। इसके बाद फिलिस्तीनी लोगों ने वेस्ट बैंक पर बढ़ रहे इजरायली सैन्यकरण दमनकारी नीतियों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में यासिर अराफात ने एक संगठन की शुरुआत की जिसका नाम फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था। इस संगठन ने कई छुटमुट बमबारी करना, विदेशों में स्थापित इजरायली एम्बेसी पर हमला करना जैसे कामों को अंजाम दिया। इस दौरान इजराइल के कई विमान हाईजैक किए गए और इस दौरान इस देश में हिंसा बढ़ने लगी थी। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए उनके बीच शांति स्थापित करने के लिए 1993 में ओस्लो एकॉर्ड समझौता हुआ। इसमें यह निर्णय लिया गया था कि फिलिस्तीन इजराइल को एक अंतर्राष्ट्रीय देश के रूप में स्वीकार करेगा। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने PLO को फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधि माना। इस समझौते में यह भी निर्णय लिया गया था कि फिलिस्तीन सरकार वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को लोकतांत्रिक ढंग से नियंत्रण करेगी और कुछ इस प्रकार समझौते के लिए इजराइल के इट्ज स्टाक राबिन और फिलिस्तीन के यासिर अराफात को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये समझौता 5 साल के लिए किया गया था। इसके बाद दोबारा शांति समझौते के लिए कैंप डेविड सन 2000 में इजराइल और फिलिस्तीन एक मंच पर आए। दोनों देशों के बीच इस समझौते में कोई खास सहमति नहीं बन पाई। इसके चलते ये शांति समझौता टूट गया। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। दोनों देशों के बीच दोबारा मतभेदों की शुरुआत तब हुई जब कैंप डेविड समझौते के फौरन बाद इजरायली राष्ट्रपति एहूद बराक फिलिस्तीनी सीमा में 1000 सैनिकों के साथ टेम्पल माउंट गए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि दोबारा हिंसक झड़पें शुरू हो गईं। ये हिंसक गतिविधियां पहले के मुकाबले ज़्यादा उग्र थीं। इसमें 1000 अयोधियों की जानें गईं तो वहीं 3200 फिलिस्तीनियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये घटनाक्रम सन 2000 से लेकर सन 2005 तक चलता रहा। इसके बाद 2005 में इजराइल ने अपनी नीतियों में कई बड़े बदलाव किए। उसने गाजा से अपने 8000 सैनिकों को हटा लिया था। फिर जुलाई 2006 में हिजबुल्लाह ने लेबनान पर कब्जा करने के लिए देश पर दबाव बनाने के प्रयास में इजराइल के खिलाफ एक अभियान शुरू किया। इस प्रक्रिया में कई इजरायली सैनिक मारे गए और 2 को पकड़ लिया गया। पकड़े गए सैनिकों को वापस पाने के लिए इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण शुरू कर दिया। युद्ध को 34 दिन हो गए लेकिन इसमें 1000 से अधिक लेबनानी मारे गए और लगभग 10 लाख अन्य लोग भी मारे गए थे। 2006 में ये युद्ध इजराइल व लेबनान के मध्य लड़ा गया था। युद्ध के तुरंत बाद दोनों देशों ने अपने अपने आप को विजय बताया था, परंतु इजरायली पक्ष ने खुद ही हार स्वीकार कर ली थी। 1982 में इजराइल ने जब दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया था तब हिजबुल्लाह संगठन अस्तित्व में आया था। आधिकारिक रूप से 1985 में इस संगठन को ईरान और सीरिया का समर्थन प्राप्त हुआ था। इसके बाद सन 2007 में हमास का पूरी तरह गाजा पर नियंत्रण हो जाता है। इस कारण फतेह को वहां से जाना पड़ता है। हमास के उत्थान से फिलिस्तीन की राजनीति में दोहरीकरण आता है। पहले केवल एक ही पार्टी PLO थी। फिलिस्तीन के इन दोनों पार्टियों की विचारधारा एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न है। इस कारण दोनों देशों के बीच मतभेद और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। हमास गाजा पट्टी में दक्षिण पंथी विचारधारात्मक
पार्टी है। उग्र राष्ट्रवाद के नशे में हमास गाजा पट्टी से इजराइल पर खतरनाक रॉकेटों से हमले करता रहता है। इस हमले में अब तक इजराइल के कई नागरिकों की जानें चली गई हैं। इस कारण इजराइल ने गाजा को पूरी तरह से लॉक कर रखा है। इजराइल का कहना है कि ईरान जैसे देश गाजा में इजिप्ट के रास्ते हथियारों की सप्लाई करते हैं ताकि हमारे देश की अखंडता को तोड़ा जा सके। इजराइल द्वारा गाजा पट्टी को ब्लॉक किए जाने से गाजा के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। 2021 और 2022 में भी ये दोनों देश आमने सामने आए थे, इजराइल और हमास। इससे पहले अगस्त 2022 में दोनों देशों के बीच 3 दिन तक संघर्ष चला था। 3 दिन चले संघर्ष में कम से कम 44 लोगों की जान गई थी। मिस्र की मध्यस्थता के बाद दोनों पक्ष संघर्ष विराम को राजी हुए थे। उस वक्त इजरायली सेना के गाजा पट्टी में स्थित एक फिलिस्तीनी कब्जे वाले इलाके में हमले के बाद संघर्ष शुरू हुआ था। उस वक्त इजराइल ने कहा था कि ये हमला आतंकवादी संगठनों की धमकियों के जवाब में किया गया था। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद PIJ के एक वरिष्ठ सदस्य को गिरफ्तार करने के बाद कई दिनों तक तनाव रहा था। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक इस संघर्ष में मारे गए 44 लोगों में 15 बच्चे थे। वहीं 300 से ज़्यादा फिलिस्तीन लोगों के घायल होने का दावा भी स्थानीय सरकार ने किया था। अगस्त 2022 से पहले दोनों पक्षों में मई 2021 में भी 11 दिन तक संघर्ष चला था। इस संघर्ष में 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। अब बात फिलिस्तीन और इजराइल के बीच ताज़ा संघर्ष की कर लेते हैं। फिलिस्तीन के सशस्त्र संगठन हमास ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू किया है। मई 2021 में दोनों के बीच 11 दिन चले युद्ध के बाद सबसे बड़ा टकराव है ये। हमास का दावा है कि उसने 5000 से ज़्यादा रॉकेट दागे हैं। वहीं इजराइल ने इस बात की पुष्टि की है कि हमास के लड़ाके उसके कब्जे वाले इलाकों में घुस गए हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा है कि हमास ने जल, थल और हवाई तीनों जगह से हमले किए हैं। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 6:30 बजे से हमास ने अचानक हमला शुरू किया। हमास के हमले के जवाब में इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन आयरन शॉर्टर्स चलाया है। हमले की शुरुआत यहूदियों के एक पवित्र त्योहार सुकोट के बाद पड़ने वाले सिमचट टोरा के दिन हुई है। त्योहार के वक्त हुए हमले से इजराइल और ज़्यादा परेशान है। अब दोनों के बीच युद्ध की घोषणा हो चुकी है। अब दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने हैं। इस समय हमास और इजराइल के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई लड़ी जा रही है। इजराइल भी हमास के ऊपर लगातार हमले कर रहा है और हमास भी इजराइल के ऊपर लगातार हमले कर रहा है। इसमें दोनों की तरफ से काफ़ी लोगों की जानें जा चुकी हैं और अभी ये लड़ाई रुकने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इजराइल का समर्थन किया है। इजराइल का समर्थन भारत ने क्यों किया है? क्योंकि एक आतंकवादी संगठन है हमास, इसलिए आतंकवादी का संगठन करना किसी भी देश के लिए शोभा नहीं देता। इसलिए हमारे भारत देश ने इजराइल का समर्थन किया है और मैं समझता हूं कि हमारे भारत देश के प्रत्येक नागरिक को इजराइल का ही समर्थन करना चाहिए। हमास का समर्थन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है। अब भारत के बुद्धिजीवी ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि भारत की राजनीति एवं भारत की अर्थव्यवस्था पर भारत ने जो इजराइल का समर्थन कर दिया है, इसके कुछ दुष्प्रभाव भारत की राजनीति पर पड़ने वाले हैं। लेकिन मैं समझता हूँ भारत की राजनीति पर थोड़ा सा कुछ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इस पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि अरब देशों से हमारे देश के बहुत सारे जो है व्यापारिक संबंध हैं, व्यापारिक रिश्ते हैं और ये व्यापारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ सकता है। कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समय के साथ साथ ये पूरा हो सकता है। तो
इजराइल और हमास और फिलिस्तीन से संबंधित कब इजराइल का गठन हुआ, कब लड़ाई हुई, कब क्या हुआ, ये सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है। अब जेरूशलेम का क्या विवाद है उसका जिक्र इस वीडियो में नहीं कहा गया है, इस वीडियो में नहीं बताया गया है। इससे अगली वीडियो में मैं जेरूशलेम से स्थित जेरूशलेम का क्या विवाद है ये उसमें बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो पहले से ही ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। अब मैं इसको और लंबा करना नहीं चाहता। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आपको संपूर्ण जानकारी इजराइल और हमास फिलिस्तीन से संबंधित प्राप्त हो गई होगी। धन्यवाद।